फ्रांस की एयरबस 139 हाईजैक हो चुकी है। हाईजैकर्स युगांडा के डिक्टेटर ईदी अमीन से संपर्क करते हैं। अपने शासनकाल के दौरान उसने हजारों लोगों का कत्ल करवाया था। बदला लेने के लिए ईदी अमीन युगांडा में रह रहे कीनिया के करीब 245 लोगों का कत्ल करवा देता है। हाईजैकर्स ने टोटल 53 आतंकवादी की रिहाई की शर्त रखी थी। उनकी डिमांड्स नहीं मानी गई तो एक एक करके सारे पैसेंजर्स मार दिए जाएंगे, जिसको नाम दिया जाता है ऑपरेशन एंटेबे। एक नकली एयरपोर्ट तैयार करके ऑपरेशन एंटेबे का ट्रायल किया जाता है। अब वो रेड सी से होते हुए युगांडा के लिए रवाना हो जाते, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। जून 1976 रोज की तरह एक नॉर्मल डे ही था। फिर रात 11 बजे इजराइल की सिटी तेल अवीव के बैन गुरियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पेरिस जाने के लिए एयर फ्रांस की फ्लाइट 139 उड़ान भरती। इस प्लेन में 246 पैसेंजर्स के अलावा 12 क्रू मेंबर्स भी थे, जिन्हें उस टाइम पता भी नहीं था कि वो सब कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। इनमें से कुछ पैसेंजर इजराइल से थे तो कुछ दूसरी कंट्रीज से थे। अब इस फ्लाइट ने जाना था इजराइल से फ्रांस, और बीच में ग्रीस की कैपिटल एथेन में लेओवर था, जहां 58 पैसेंजर्स ने और चढ़ना था। 27 जून 1976 को करीब 1.5 घंटे उड़ान भरने के बाद रात 12:30 बजे एयरप्लेन अपने तय रूट के मुताबिक एथेंस में जाकर रुकता है, जहां 58 पैसेंजर्स फ्लाइट बोर्ड करते हैं। इन्हीं लोगों के साथ 4 आतंकवादी भी इस प्लेन में आकर बैठ जाते हैं। प्लेन के टेक ऑफ होने के कुछ देर बाद ही प्लेन में वो चारों मिलिटेंट अचानक से खड़े होकर सभी पैसेंजर्स पर गन तान देते हैं। फिर एक आतंकी कॉकपिट में घुसकर पायलट को अपने कब्जे में लेकर पायलट को डायरेक्शन देने लगता है। पायलट मजबूरी में उनके हर डायरेक्शंस को मानने लगता है। जिन 4 मिलिटेंट ने इस फ्लाइट को हाईजैक किया था, उनमें से 2 जर्मन थे, विल्फ्रेड बॉस एंड ब्रिगेड कुलमैन, और ब्रिगेड कुलमैन एक फीमेल थी। और इनके अलावा 2 आतंकी पैलेस्टीनियन थे। जो जर्मन मिलिटेंट थे वो रेवोल्यूशनरी सेल्स के मेंबर थे, जबकि पैलेस्टीनियन मिलिटेंट पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन के मेंबर्स थे, जिनका मकसद फिलिस्तीन को एक खास पहचान दिलाना था। फ्लाइट के अंदर फीमेल मिलिटेंट ब्रिगेड कुलमैन के पास एक हैंड ग्रेनेड भी था, जिसे दिखाकर सब पैसेंजर्स को डरा धमका कर रखा हुआ था, ताकि कोई कुछ करने की कोशिश भी ना करे। इसी बीच सबको कंट्रोल करते हुए एक आतंकी को पायलट को कॉकपिट से बाहर निकालकर खुद उसी की सीट पर बैठ जाता है और मेन पायलट से प्लेन को लीबिया के शहर बेनगाजी ले जाने के लिए कहता है। पायलट प्लेन को लीबिया के बेनगाजी ले जाता है, जहां हाईजैकर्स की मांग पर प्लेन में फ्यूल भराया जाता है। वो प्लेन करीब 7 घंटे बेनगाजी में रुकता है, और उसी दौरान पेट्रिशिया मार्टेल नाम की एक ब्रिटिश लेडी का मिसकैरेज हो जाता है। उस लेडी की ये कंडीशन देखकर आतंकी उसे बेनगाजी में उतार देते हैं। हालांकि बाद में वो लेडी बताती है कि उसने मिसकैरेज का ड्रामा किया था अपने आप को वहां से बचाने के लिए। उसी दौरान आतंकी अरब कंट्रीज में इस प्लेन को लैंड कराने की मांग करते हैं, क्योंकि वो सब भी इजराइल के दुश्मन थे। इसलिए आतंकियों को पूरी उम्मीद थी कि इजराइल से दुश्मनी के होने के कारण अरब देश इजीली प्लेन लैंडिंग की परमिशन दे देंगे। बट इंटरनेशनल एंड डिप्लोमेटिक रीजंस की वजह से सभी अरब कंट्री अपने यहाँ इस प्लेन की लैंडिंग से साफ इनकार कर देते हैं। जब प्लेन पेरिस नहीं पहुँचता बल्कि लीबिया में 7-8 घंटे तक खड़ा रहता है, तो ये बात दुनिया भर में फैल जाती है कि फ्रांस की एयरबस 139 हाईजैक हो चुकी है। इस प्लेन के हाईजैक होने से स्टार्टिंग में ये दिक्कत सिर्फ फ्रांस की लग रही थी। माना जा रहा था कि ये फ्रांस के अगेंस्ट कोई साजिश है। लेकिन जब इजराइल को पता चलता है कि प्लेन में 102 पैसेंजर्स यहूदी यानी ज्यूइश हैं, जिनमें से 90% इजराइल के ही रहने वाले हैं, और फ्लाइट को हाईजैक करने वाले 2 मिलिटेंट फिलिस्तीनी हैं, तब इजराइल इस हाईजैक को लेकर सीरियस हो जाता है। शुरुआत से ही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में प्रॉब्लम्स रही हैं। इन सबके बीच हाईजैकर्स युगांडा के डिक्टेटर ईदी अमीन से संपर्क करते हैं, क्योंकि तब युगांडा की कमान ईदी अमीन के हाथ में थी, जो अपने खूंखार बिहेवियर की वजह से बहुत मशहूर था। क्योंकि अपने शासनकाल के दौरान उसने हजारों लोगों का कत्ल करवाया था। ईदी अमीन की सिंपैथी हाईजैकर्स के साथ थी, इसलिए ईदी अमीन प्लेन को युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट में लैंड कराने की परमिशन दे देता है। एक्चुअली उस सिंपैथी के पीछे भी एक कारण था। जब ईदी अमीन युगांडा आर्मी में मेजर था, तब ईदी अमीन और इजराइल के बीच काफ़ी अच्छे रिलेशन थे। आगे जाकर जब ईदी अमीन ने युगांडा में सत्ता पलट की और वहाँ का तानाशाह यानी डिक्टेटर बना, तब भी इजराइल के रिश्ते उसके साथ अच्छे रहे। यहाँ तक कि युगांडा की बिल्डिंग्स बनवाना और बाकी डेवलपमेंट में इजराइल ने काफ़ी हेल्प भी करी थी। बट एक दिन जब ईदी अमीन ने अपनी पड़ोसी देश तंजानिया के खिलाफ लड़ाई में इजराइल से मदद मांगी, तब इजराइल ने इससे साफ इनकार कर दिया। तभी से ईदी अमीन और इजराइल के रिश्ते खराब हो गए। 28 जून 1976 को दोपहर 3 बजे हाईजैकर्स प्लेन को युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट पर लैंड करा देते।
इस सब के बीच हाईजैकर्स अपनी डिमांड रखना शुरू करते हैं। उनकी डिमांड थी कि इजराइल की जेल में बंद करीब 40 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों को रिहा किया जाए और दूसरे देशों में बंद उनके 13 आतंकवादियों को भी तुरंत रिहा किया जाए और सभी आतंकियों को छोड़ने के बाद ही पैसेंजर्स को छोड़ा जाएगा। यानी इन पैसेंजर्स की जान के बदले में हाईजैकर्स ने टोटल 53 आतंकवादी की रिहाई की शर्त रखी थी। इसके अलावा 5 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स की भी डिमांड की गई थी। इन मांग को पूरा करने के लिए 1 जुलाई 1976 यानी 3 दिन बाद की डेडलाइन दी गई थी। उन आतंकियों का साफ कहना था कि अगर उनकी डिमांड्स नहीं मानी गई तो एक एक करके सारे पैसेंजर्स मार दिए जाएंगे। इन डिमांड्स के बाद इजराइल और फ्रांस की एजेंसीज इमीडिएटली एक्टिव मोड में आ जाती है। उसी दौरान इजराइल में काफ़ी हंगामा होने लगता है। लोगों की मांग थी कि आतंकियों से बात करके सारे लोगों को छुड़ा दिया जाए। उस वक्त इजराइल के प्राइम मिनिस्टर इत्ज़ाक राबिन थे, जिनकी डायरेक्शंस मिलते ही छोटी से छोटी डिटेल्स कलेक्ट की जाने लगती है। समस्या थी कि बंधकों को कैसे बचाया जाए, क्योंकि इजराइल से एंटेबे की दूरी लगभग 4000 किलोमीटर की थी। इसलिए ऐसे में शुरुआत में कोई रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना मुश्किल लग रहा था। ऑपरेशन की पॉसिबिलिटी नहीं बन पा रही थी क्योंकि ऑपरेशन के फेल होने के चांसेस ज्यादा थे। तभी पता चलता है कि युगांडा के ईदी अमीन को नोबेल पीस प्राइज की ख्वाहिश है। इसके बाद इजराइल ईदी अमीन को ऑफर देता है कि इजरायली ईदी अमीन को नोबेल पीस प्राइज दिलवाने में हेल्प करेगी, लेकिन ईदी अमीन इजराइल से इस प्रपोजल को ठुकरा देता है और सभी हाईजैकर्स को अपने देश युगांडा में हर तरह की फैसिलिटीज और प्रोटेक्शन देने लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि डिक्टेटर ईदी अमीन अपनी युगांडा आर्मी के स्पेशल फाइटर्स को उन सभी बंधकों के कड़ी निगरानी में रखने का आदेश देता है। लैंडिंग के बाद सभी बंधकों को पास बनी एक टर्मिनल बिल्डिंग में ले जाया जाता है, जिसे चारों ओर से युगांडा सिक्योरिटी फोर्स ने घेर रखा था। अब इजराइल पर प्रेशर बहुत ज्यादा था। फिर इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद और कमांडो टीम को बुलाया जाता है। इंस्ट्रक्शन मिलते ही मोसाद एंटेबे एयरपोर्ट की छोटी से छोटी डिटेल्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। वक्त बीतता जा रहा था। आतंकियों की दी गई 3 दिन की डेडलाइन भी खत्म होती जा रही थी। इसी बीच 29 जून 1976 को हाईजैकर्स एक बड़ा कदम उठाते हैं। एक्चुअली होता ये है कि वो लोग सभी बंधकों को 2 ग्रुप्स में बांट देते हैं, यानी यहूदियों को अलग और बाकी सबको अलग कर दिया जाता है। इसके बाद 30 जून को इजरायलीज को छोड़कर बाकी देशों के बीमार और बूढ़े 48 लोगों को रिहा कर दिया जाता है, जिससे बाकी देशों के साथ उनके रिलेशन नॉर्मल हो जाए और ये मैसेज भी चला जाए कि हाईजैकर्स का निशाना सिर्फ और सिर्फ इजरायली लोग यानी यहूदी हैं। इसलिए दुनिया समझ चुकी थी कि अब जो भी करना है इजराइल को ही करना है। तो उसके बाद प्लान बनाया जाता है जिसको नाम दिया जाता है ऑपरेशन एंटेबे, जिसे ऑपरेशन थंडरबोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए अब इजराइल 1 जुलाई 1976 को ईदी अमीन तक मैसेज पहुंचाकर मोहलत बढ़ाने की मांग करता है, जिसके लिए इजरायली गवर्नमेंट दलील देती है कि वो सारे आतंकी अलग अलग जेलों में बंद है। उनके 40 आतंकवादी इजराइल में हैं, लेकिन बाकी के दूसरे देशों में। इसके लिए हमें और टाइम चाहिए। हाईजैकर्स को उस टाइम पर लगता है कि इजरायली गवर्नमेंट उनकी मांगे जरूर मान लेगी, क्योंकि इसके अलावा उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था। इसके बाद हाईजैकर्स 3 दिन का टाइम और दे देते हैं, यानी अब डेडलाइन 4 जुलाई 1976 तक की, जिसके खत्म होते ही बाकी बचे लोगों को एक एक करके मार दिया जाएगा। इसी बीच दूसरे देशों के कुछ और बंधकों को छोड़ दिया जाता है। अब युगांडा में 94 इजरायली और दूसरे देशों के यहूदी के साथ 12 क्रू मेंबर्स थे, यानी टोटल 106 लोग उनकी गिरफ्त में थे। ऐसे में अब जो भी करना था वो जल्दी ही करना था, पर समस्या ये थी कि 4000 किलोमीटर दूर जाकर अपने लोगों को आखिर कैसे बचाया जाए। अब 3 जुलाई शाम 6:30 बजे इजरायली गवर्नमेंट कैबिनेट मीटिंग बुलाती है। इजराइल की सबसे खास कमांडो यूनिट सैरत मतकल को इस ऑपरेशन के लिए सेलेक्ट किया जाता है, जिसको इजराइल के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई योनाथन नेतन्याहू लीड कर रहे थे। मीटिंग में उनके पास 3 ऑप्शंस निकलकर सामने आते हैं। पहला ऑप्शन था कि समुद्र के रास्ते इजरायली आर्मी को भेजा जाएगा, जो एंटेबे पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएंगे। लेकिन ये सफर काफी लंबा था और इतना वक्त उनके पास नहीं था, क्योंकि डेडलाइन नेक्स्ट डे यानी 4 जुलाई को खत्म होने वाली थी। ऐसे में इस प्लान को कैंसिल कर दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन एंटेबे एयरपोर्ट पर डायरेक्ट हमले का था, बट तीसरा ऑप्शन युगांडा के पड़ोसी देश कीनिया से बाय रोड युगांडा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक का था। बट फाइनली तय ये होता है कि युगांडा में एयरफोर्स के जरिए घुसकर अपने लोगों को बचाया जाएगा। इसके बाद मोसाद और इजरायली एयरफोर्स मिलकर प्लान बनाती है। इसके लिए सबसे पहले छोड़े गए लोगों से मोसाद पेरिस में पूछताछ करती है, ताकि जहां वो सब इतने दिन तक बंधक बनाए गए थे उस बिल्डिंग से रिलेटेड हर एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल सके। और उन्हीं में से एक थी निनेत मोरेनो, जो कि एक कैनेडियन इजरायली थी। उनके नाम की वजह से हाईजैकर्स को लगा था कि ये जूइश नहीं है, तो उन्हें भी बाकी पैसेंजर्स के साथ छोड़ दिया गया था। पेरिस में वो मोसाद को वो सारी इन्फॉर्मेशन देती है, जैसे कि बिल्डिंग कैसी थी,
कितने हथियार थे, कितने लोग बिल्डिंग के अंदर थे, एंट्री गेट कैसा था, उसने पूरा का पूरा मैप ड्रॉ करके दिखाया। अब इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस बंधकों को बचाने के रास्ते ढूंढ रही थी। तभी कंपनी का एक इंजीनियर अपने डेस्क ड्रॉर में कुछ ढूंढ रहा था, तब एक मैप उसके हाथ लगता है। वो इस मैप को ले जाकर सिक्योरिटी फोर्सेस को दे देता है। जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि एक वक्त में इजराइल और युगांडा के रिश्ते काफी अच्छे, तब वहां इजराइल ने काफी डेवलपमेंट भी करी। इत्तेफाक से इन्हीं में से इजरायली की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने एंटेबे एयरपोर्ट की वो टर्मिनल बिल्डिंग भी बनाई थी जहां बंधकों को रखा गया था। इस बिल्डिंग के मैप के अचानक यूं मिल जाने से अब इजराइल के रेस्क्यू ऑपरेशन की पिक्चर बिल्कुल क्लियर थी। इसके बाद इजराइल में ही एक नकली एयरपोर्ट तैयार करके ऑपरेशन एंटेबे का ट्रायल किया जाता है। तभी वहां बंधकों में एक लेडी जिसका नाम था डोरा ब्लॉच, उनके गले में खाना फंसने की वजह से उन्हें कंपाला में मुलागो हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। इसके बाद करीब 200 कमांडो की टीम को तैयार किया जाता है और फाइनली तय होता है कि एयरप्लेन से कमांडोज एंटेबे पहुंचेंगे और अपने सिटीजन्स को उस बिल्डिंग से रेस्क्यू करेंगे। जब ये सब प्लानिंग हो रही होती है तभी इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को एक खास जानकारी मिलती है कि ईदी अमीन कुछ दिन के लिए अपने देश से बाहर मॉरिशस जा रहा है। इजराइल के लिए यही मौका था। तय हुआ कि 3 और 4 जुलाई को यह ऑपरेशन किया जाएगा। ऑपरेशन एंटेबे यानी ऑपरेशन थंडरबोल्ट को कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही 3 जुलाई 1976 रात 9 बजे 200 कमांडो और 4 इजरायली एयरफोर्स के C-13 हरकुलस ट्रांसपोर्ट प्लेन के साथ इजिप्ट के शर्म अल शेख एयरपोर्ट से उड़ान भरते हैं। इन विमानों के साथ 2 बोइंग 707 एयरप्लेन्स भी थे, जिसमें से एक में मेडिकल टीम थी जबकि दूसरे में पैसेंजर्स को वापस लाया जाना था। और एक प्लेन के अंदर ब्लैक कलर की मर्सिडीज और कुछ लैंड रोवर कार्स रखी गई थी। ये इसलिए करा गया क्योंकि जब इजरायली कमांडो इसमें बैठकर उस टर्मिनल बिल्डिंग तक जाएंगे तो इसे ईदी अमीन का कारवां समझकर इस काफिले को कोई रोकने की हिम्मत नहीं करेगा और ऐसे बिना रडार में आए बिल्डिंग में घुसकर वो अपने पैसेंजर्स को छुड़ा लाएंगे। अब वो रेड सी से होते हुए युगांडा के लिए रवाना हो जाते, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। रास्ते में 2 बड़े चैलेंजेस थे। पहला दुश्मन के रडार में आने से बचना था, दूसरा इजराइल और युगांडा के बीच 4000 किलोमीटर की दूरी थी। प्लेन को जाकर वापस भी लौटना था और कोई प्लेन बिना रिफ्यूल किए इतनी लॉन्ग जर्नी नहीं कर सकता था। इजराइल के पास हवा में कोई रिफ्यूलिंग टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। तब युगांडा के पड़ोसी देश कीनिया उनकी इस मामले में मदद करता है। इसके अलावा मोसाद कीनिया की ज़मीन का इस्तेमाल एयर सर्विलेंस के लिए भी करता है और एक प्लेन भेजकर एंटेबे एयरपोर्ट की तस्वीरें ली जाती हैं ताकि सबकी पोजीशन मालूम हो सके। प्लेन को समंदर के ऊपर कम ऊंचाई पर लगभग 100 फीट से नीचे उड़ाया गया जिससे रडार से बचा जा सके और हवा में ही दूसरे प्लेन्स की मदद से मिशन वाले प्लेन में फ्यूल भराया जाता। आखिरकार 4000 किलोमीटर के सफर के बाद इजरायली कमांडो एंटेबे पहुंच जाते हैं। अंधेरा हो चुका था। फिर रात के अंधेरे में करीब 11 बजे एंटेबे एयरपोर्ट के रनवे पर उतरकर एक ब्लैक मर्सिडीज और लैंड रोवर कारों का काफिला तेजी से टर्मिनल बिल्डिंग की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन तभी एक गार्ड को उन पर शक हो जाता है क्योंकि ईदी अमीन उस समय युगांडा में नहीं था। फिर उनका काफिला यहाँ अचानक कैसे आ सकता है? साथ ही ईदी अमीन अब ब्लैक की जगह व्हाइट मर्सिडीज से चलने लगा था। इसलिए गार्ड काफिला रोकने की कोशिश करता है, बट काफिला ना रुकने पर वो गोली चला देता है। फिर उस गार्ड को मारकर कमांडो तेजी से बिल्डिंग के अंदर बंधकों के पास पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्हें बिल्डिंग की पूरी जानकारी पहले से ही हो गई थी। उस बिल्डिंग में मौजूद आतंकियों को मारने से पहले कमांडोज हिब्रू भाषा में चिल्लाकर बंधकों से कहते हैं कि हम इजरायली सोल्जर्स हैं और आपको बचाने आए हैं, आप सभी लोग नीचे लेट जाइए। इसके बाद इजराइल के कुछ कमांडोज मारना शुरू कर देते हैं तो कुछ लोगों को वहां से निकालने का अरेंजमेंट करते हैं। हाईजैकर्स के साथ युगांडा आर्मी के भी करीब 48 सैनिक भी मारे जाते हैं। फायरिंग के दौरान 4 बंदूकों की भी गोली लगने के कारण मौत हो जाती है। जॉन मोमोनी इस नाम का एक 19 साल का लड़का वक्त पर नीचे नहीं झुक पाता, तब फायरिंग में उसे गोली लग जाती है। 3 और बंदक भी क्रॉस फायरिंग में मारे जाते हैं। वापस जाते जाते इजरायली कमांडो की एक यूनिट एयरपोर्ट पर खड़े युगांडा के सभी फाइटर जेट प्लेन को बम से उड़ा देते हैं ताकि कोई उनका पीछा ना कर सके। इसके बाद रेस्क्यू टीम जल्दी जल्दी बंदूकों को प्लेन में बिठाकर उन्हें वहां से रवाना कर देती है। तभी इजराइल यूनिट के कमांडर योनाथन नेतन्याहू एक बंदक को बचाते हुए गोली लग जाने से इंजर्ड हो जाते हैं और वापस लौटते वक्त वो प्लेन में दम तोड़ देते हैं। इस सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद और इजरायली आर्मी की दुनिया भर में जमकर तारीफ होती है। सुबह हो चुकी थी। 4 जुलाई 1976 को बाकी बचे 102 पैसेंजर्स इजराइल वापस पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट पर सबका स्वागत किया जाता है।
ऑपरेशन थंडरबोल्ट पूरा हो चुका था। इसके अलावा एंटेबे हॉस्पिटल में बीमार होने के कारण एडमिट की गई डोरा ब्लॉच को मौत के घाट उतारने की खबर बाद में इजराइल पहुंचती है। एक्चुअली हुआ ये था कि जब ईदी अमीन वापस लौटकर युगांडा आता है, उसे समझ नहीं आता कि उसके देश में घुसकर ये सब कैसे हो गया। तभी उसे पता चलता है कि मिशन को पूरा करने में उसके पड़ोसी देश कीनिया ने इजराइल को सपोर्ट किया था। बदला लेने के लिए ईदी अमीन युगांडा में रह रहे कीनिया के करीब 245 लोगों का कत्ल करवा देता है और 300 कीनिया के नागरिकों को युगांडा से बाहर निकलवा देता है और एंटेबे हॉस्पिटल में एडमिट डोरा ब्लॉच को भी जान से मरवा देता है। इजराइल में इस ऑपरेशन को मित्सा योनाथन के नाम से जाना जाता है। इजराइल आज भी कमांडर योनाथन नेतन्याहू को अपना सबसे बड़ा हीरो मानता है। तो ये थी कहानी ऑपरेशन एंटेबे की। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसे लगी। हम दोबारा लौटेंगे एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।